एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, एलिप्स एकेडमी मुजफ्फरपुर। हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉपिक को देखा था, ठीक है, और अभी कंटिन्यू हम लोग का वही टॉपिक चल रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने आपको ग्राफियन फॉलिकल के बारे में पढ़ा दिया था, ठीक है, कि ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है और वो कैसे फॉर्म करता है, जो हम लोग पढ़े थे ओवरी के केस में, ठीक है, ओवरी के इनसाइड। और उससे मैचुरेशन भी बता दिया थी कि कैसे वो ओवम को सीक्रेट करता है। और ग्राफियन फॉलिकल में हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे एंटरनम जोना पिलुसिडा का फॉर्मेशन हो रहा था। तो आज हम लोग पढ़ना है एक्चुअली में हम लोग को ओवम के स्ट्रक्चर के बारे में, बट हम लोग पहले एक देखेंगे टॉपिक हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस। क्या टॉपिक है हम लोग का? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस हम लोगों को देखना है। तो आपको जैसा याद होगा हमने बताया था कि हम लोग देखते थे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस देखे थे, या स्पर्म का फॉर्मेशन वहाँ देखे थे। तो जैसे वहाँ पे हम लोगों का हाइपोथैलेमस जीएनआरएच वगैरह काम कर रहा था, उसी तरीके से यहाँ भी काम करेगा। जैसे सबसे फर्स्ट हम लोग के पास है हाइपोथैलेमस, बताया था आपको पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ भी उसी तरीके का केस है, देखते हैं। हाइपोथैलेमस से जो है सिक्रीट होता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये जो है जब ये रिलीज करता है तो ये एंटेरियर पिट्यूटरी के ऊपर इफेक्ट डालता है, यानी कि एंटेरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। तो ये पहुंचा एंटेरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम किया। किसके ऊपर काम किया? एंटेरियर पिट्यूटरी। अब एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो FSH और LH दो तरीके का हार्मोन सिक्रीट करता है, FSH और LH। तो ये क्या सिक्रीट किया? FSH और LH। आपको बता चुके हैं FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटेंसिनिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये दोनों जो काम किया तो FSH जो होता है अब ये किसके अंदर काम करेगा? ओवरी के अंदर। तो ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल के ऊपर काम करेगा FSH। किसके ऊपर काम करेगा? ओवेरियन फॉलिकल। और ये काम करेगा कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर। ये पूरा का पूरा काम जो हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? ओवरी में हो रहा है। FSH कहाँ काम किया? ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल पर, और LH जो है वो काम किया कॉर्पस ल्यूटियम, जो भी कहाँ काम देख रहे हैं हम लोग? ओवरी के इनसाइड ही है। अब ओवेरियन फॉलिकल पे जब वर्क करेगा वो, तो यहाँ से एक हार्मोन सिक्रीट होगा, उसका नाम है एस्ट्रोजेन। क्या नाम है हार्मोन का? एस्ट्रोजेन। और ये है यहाँ से सिक्रीट होगा कॉर्पस ल्यूटियम के पास है प्रोजेस्ट्रॉन। तो आपके पास आया एस्ट्रोजेन आया और क्या आया? प्रोजेस्ट्रॉन आया, ठीक है। अब एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों मिलकर वर्क करेगा यूटेरस एंड अदर ऑर्गन पे, यूटेरस एंड अदर ऑर्गन। तो हम लोग मान लेते हैं ये दोनों काम करेगा यूटेरस एंड अदर ऑर्गन, ठीक है। तो एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन यूटेरस पे वर्क करेगा और अदर ऑर्गन पे वर्क करेगा। अब जब ये वर्क करेगा तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं ये निगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक कैसे फॉलो करता है। तो एक्चुअली में जब बात करेंगे एस्ट्रोजेन की और प्रोजेस्टेरोन की, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को एस्ट्रोजेन फॉलो करेगा। मतलब कि एस्ट्रोजेन जो होगा वो हाइपोथैलेमस के ऊपर और एंटेरियर पिट्यूटरी दोनों के ऊपर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को करेगा। मतलब एस्ट्रोजेन बोलेगा कि आप इन लोगों का, मतलब हमेशा बोलेगा एस्ट्रोजेन जैसे ही कम होगा इन लोगों से फॉर्मेशन कराएगा। स्टेटमेंट भी इसका देखेंगे हम लोग। लेकिन एस्ट्रोजेन जो है वो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में डालेगा। जब इसका अमाउंट बढ़ने लगेगा तो ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म डालेगा हाइपोथैलेमस के ऊपर और एंटेरियर पिट्यूटरी के ऊपर। मतलब कि
जब कम होगा अमाउंट तो बढ़ाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म डालेगा, और जब कम होगा तो उसको फिर से मतलब जब ज़्यादा होने लगेगा तो रोकने का काम करेगा, तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और कम होगा तो इसको क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाएगा। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरॉन भी, एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन भी ऐड होता है किसमें, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को स्टॉप करने का काम करता है, तो ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि LH एक्ट करता है कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर और FSH एक्ट करता है ओवेरियन फॉलिकल के ऊपर। क्वेश्चंस जहां से आते हैं वो पॉइंट डिस्कस करते हैं। FSH एक्ट ऑन ओवेरियन फॉलिकल एंड LH एक्ट ऑन कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब जब इसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे देखेंगे तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट द रिलीज ऑफ GnRH। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट द लेवल ऑफ GnRH, providing a negative feedback mechanism and control the hormone just like the control of testosterone in male। जैसे मेल में उसको रोकने का काम कर रहा था उसी तरह फीमेल में भी करता है। बट वही पॉइंट है कि हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन also inhibit the high level of progesterone also inhibit the further release of GnRH in a negative feedback control या negative feedback mechanism। तो हाई लेवल एस्ट्रोजन का होगा तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और प्रोजेस्टेरॉन का भी हाई लेवल होगा तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म डालेगा। इतना दूर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, बट FSH एक्ट ऑन ओवेरियन फॉलिकल एंड LH एक्ट ऑन कॉर्पस ल्यूटियम। ड्यू टू एक्शन ऑफ FSH ऑन ओवेरियन फॉलिकल द एस्ट्रोजन हार्मोन विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड ड्यू टू एक्शन ऑफ LH ऑन कॉर्पस ल्यूटियम द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये था हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, लेकिन उसी को हम लोग स्टॉप नॉर्मली स्टॉप साइकिल के फॉर्म में देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे नॉर्मली देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओके, अब स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के पास आते हैं। तो हम लोग के पास पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। डायग्राम ग्राफियन फॉलिकल का लास्ट क्लास में देखे थे हम लोग। ठीक है, तो जैसा उसका डायग्राम दिखा था उसी से मिलता जुलता यहाँ पे है हम लोग के पास, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है हम लोग में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा समझने के लिए काफ़ी है इतना। ठीक है, अब देखिए जो डायग्राम बनाया गया, अब इसमें क्या है कि ये जो हमने बनाया इसको हम लोग, इसमें और भी आप बहुत सारे बुक देखेंगे, बहुत सारा बना होता है, उतना नहीं समझना है, चारों साइड से जो बनाया गया है उसको। तो अब पॉइंट में देखेंगे, सबसे अंदर जो पॉइंट है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ओवम, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ओवम। सबसे अंदर पॉइंट है उसका नाम क्या है, ओवम। अब होता क्या है, स्पर्म जो आता है वो इसी पोजीशन पे है हमारे। ठीक है, तो हमने बना दिया है, इसके अंदर मान लो इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ओवम हो गया। अब ओवम के बाद वाला जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री विटेलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं, प्री विटेलाइन स्पेस। तो ये वाला जो स्पेस है इसको बोलते हैं प्री विटेलाइन स्पेस। क्या बोला जाता है, प्री विटेलाइन स्पेस। ठीक है, और उसके बाद जो स्पेस बचा हुआ है उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडिया, इसको बोलते हैं, पढ़ाए थे
जोना पेलुसिडा, ये स्ट्रक्चर है। और बाहर जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? सेल ऑफ, ये जो बना है इसको बोलते हैं सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा, सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा। तो सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा जो है वो कवर किया रहता है जोना पेलुसिडा को। जोना पेलुसिडा के बाद जो स्पेस है उसको बोलते हैं हम लोग प्री वेटेलाइन स्पेस, और अंदर जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। अब यही क्या होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम में, तो हम लोग इसको फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन, वहां पे जब आपको बताया जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्पर्म का स्ट्रक्चर भी बता दिए हैं और ओवम का भी बता दिए हैं, तो दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा। स्पर्म जो है वो कोरोना रेडिएटा को पास करते हुए अपना जाएगा, वो फ्यूजन हम लोग देखेंगे। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले स्ट्रक्चर ऑफ ओवम आप लोग एक बार देखेंगे। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग का स्ट्रक्चर है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फर्टिलाइजेशन भी पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिएगा ध्यान से। ग्राफ एक बना रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें ग्राफ को देखेंगे ध्यान से, ठीक है। ठीक है, ये टोटल दिया हुआ है डेज 29 डेज का। कितना डेज का दिया हुआ है? 29 डेज। तो नीचे जो आपका बना तो डे 0 लिखे हैं, लेकिन इसको हम लोग डे 1 ही मान के चलेंगे, ठीक है। और इधर की तरफ आते हैं तो दो हम आपको फेज बता रहे हैं, ठीक है। उस फेज के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो एक होता है यूटेराइन इवेंट होता है, उसके ऊपर काम करता है ओवेरियन हार्मोन। तो यहाँ पे मान लेते हैं इतना दूर का फिगर जो है यह है यूटेराइन इवेंट। ठीक है, अब देखिए तीन इसमें जो इवेंट्स को देख रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट यूटेराइन इवेंट होगा जिसमें काम, उसके बाद काम करेगा ओवेरियन हार्मोन लेवल के बारे में देखेंगे, फिर ओवेरियन इवेंट देखेंगे, ठीक है। तो यहां देखेंगे हम लोग ओवेरियन इवेंट, थर्ड नंबर जो है ओवेरियन इवेंट। ठीक है, अब देखिए इवेंट जो है स्टार्ट हो रहा है 1 डेज। अगर हम लोग इसको मान के यहाँ से भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ से मान लेते हैं 1 डेज हम लोग का 1 से लेकर 29 डेज का इवेंट बना हुआ है। इसमें काम कैसे कैसे कर रहा है, तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा। तो ये जो 14 डेज है, बीच में कौन सा डेज है? 14 डेज, ठीक है। तो ये 14 है, इसको ठीक है। अब दो पार्ट बन गया, एक 14 से पहले वाला पार्ट हो गया, एक 14 के बाद वाला पार्ट हो गया। 14 के पहले वाले को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज।
फॉलिकुलर फेज, और इधर वाले को बोलते हैं ल्यूटियल फेज। तो 14 से पहले का फेज है वो फॉलिकुलर फेज है, और 14 के बाद का जो फेज है वो हम लोग का ल्यूटियल फेज है। ठीक है, तो ल्यूटियल फेज को हम लोग नॉर्मली सिक्रेटरी फेज के नाम से जानते हैं। सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज का ही दूसरा नाम है क्या है, सिक्रेटरी फेज। अब सिक्रेटरी फेज में आते हैं तो लास्ट जब इंड हो रहा है तो इसको हम लोग इसके बाद लिख सकते हैं नेक्स्ट साइकिल। क्या बनेगा, नेक्स्ट साइकिल। ठीक है, पहले तो ग्राफ कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है बोर्ड में आ गया तो, और अगर फिर जब ये ग्राफ बनाने अगर आपको आ जा रहा है कि कहाँ कहाँ कौन सा इवेंट हो रहा है तो फिर इससे क्वेश्चंस आप सॉर्ट आउट आराम से कर सकते हो। अब जब नेक्स्ट साइकिल में आते हैं तो फॉलिकुलर फेज को हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज, तो दोनों फेज का नाम याद रखिएगा। 1 से 14 रेंज का फॉलिकुलर फेज होगा और 14 से 29 तक हम लोग का ल्यूटियल फेज होगा। ल्यूटियल का दूसरा नाम सेक्रेटरी फेज है और फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम प्रोलिफरेट फेज है। ठीक है, अब यूटेराइन इवेंट में जब हम लोग इन करते हैं तो यूटेराइन इवेंट में जब इन करते हैं तो यहाँ से जब स्टार्ट होता है मेंसेज स्टार्ट हुआ। अब अपना ये जैसे जैसे ग्राफ बनाना होगा अपना बनाते चलेगा, बढ़ते चलेगा, जो भी देखेंगे आप, इसके लिए कोई इशू नहीं है। इसमें अपना ये ब्लड का रेशियो जो है वो अपना दिखाएगा कैसे करना है। लेकिन जब मेंसेस में आते हैं तो ओवेरियन फॉलिकल के थ्रू यहाँ से ये मान लो स्टार्ट हो गया, मेंसेज स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मेंसेज जब स्टार्ट हो गया तो हम लोग आएंगे ओवेरियन हार्मोन लेवल को देखते हैं। ओवेरियन हार्मोन लेवल यहाँ पे यूटेराइन इवेंट के बाद जो काम कर रहा है तो ओवेरियन हार्मोन लेवल, सेकंड वाले में देख रहे हैं हम लोग ओवेरियन हार्मोन लेवल। तो इसमें हमारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन काम करेगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो हम लोग मान लेते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन काम कर रहा है, तो ये निकला और ये भी निकला, दोनों आया। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, तो एस्ट्रोजन अगर यहाँ पे आके ऐसे डाउन होने लगता है, ठीक है, एस्ट्रोजन क्या होता है, डाउन होने लगता है, और प्रोजेस्टेरॉन इसके बाद बढ़ेगा। एस्ट्रोजन डाउन हुआ, बढ़ा, अब प्रोजेस्टेरॉन डाउन होकर फिर अपना वापस ऐसे निकल लिया। ठीक है, तो जो हम लोग का प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो ये आया, यहाँ से मान लेते हैं फॉर एग्जांपल डाउन हुआ, डाउन होने के बाद फिर अप चला गया, और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो आया, डाउन हुआ, अब फिर अपना नीचे आ गया। ठीक है, तो देखिए जब मिडिल ऑफ द साइकिल आए थे हम लोग, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल मिडिल में था तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल क्या हुआ था, नॉर्मली यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं तो एस्ट्रोजन का लेवल अप होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अप करता है, उससे पहले एस्ट्रोजन का लेवल अप होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन ये प्रेगनेंसी को इनहिबिट करता है और एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी को बढ़ाता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का साइकिल मतलब हार्मोन लेवल दिया गया है। लेकिन जब हम लोग ओवेरियन इवेंट में पहुंचेंगे तो हम लोग को पता है कि फॉलिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? फॉलिकल्स बनते हैं। तो फॉलिकल्स बनना मान लो स्टार्ट हुआ, ठीक है बाबू, अब साइज बढ़ाते चल रहे हैं क्योंकि बना चुके हैं, आप लोग को बताए हुए हैं। अब बनते बनते आया और यहाँ बना ग्राफियन फॉलिकल। क्या बना? ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर्ड हो गया तो ओवम का सिक्रेशन करेगा, पढ़ाए थे। ठीक है, ओवम सिक्रीट हुआ तो एस्ट्रोजन लेवल अप करेगा। क्यों अप करेगा? क्योंकि प्रेगनेंसी को कराना है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ प्रेगनेंसी तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा, क्योंकि ये इनहिबिट करता है। अब इसके बाद हम लोग के पास आ गया था कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बन गया था? कॉर्पस ल्यूटियम। और धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम अपना साइज क्या करने लगा था? छोटा किया था, जिसको कॉर्पस एल्बिकेंस बोले थे। इसीलिए इसके इधर को फेज को फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, इसके इधर के फेज को ल्यूटियल फेज बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं जैसे हम लोग का ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन काम करेगा तो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? एफएसएच और एलएच के अकॉर्डिंग। पढ़े थे ना, हार्मोनल कंट्रोल में हम लोग का पॉइंट आया था पढ़ने के लिए, देखे थे कि एफएसएच और एलएच काम करता है। तो पिट्यूटरी हार्मोन इवेंट क्या देखेंगे? पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स देखेंगे। ठीक है, अब यहां से दो हार्मोन है, आपको पता है एफएसएच और एलएच।
तो FSH और LH के बारे में देखते हैं कि क्या कैसे करता है। तो यहाँ से मान लो FSH निकलता है, आया और इस जगह पे आके अप हो गया, और LH थोड़ा और नीचे से ले लेते हैं हम लोग, FSH आया और अप हो गया, LH आया वो भी अप हो गया। क्यों? क्योंकि पता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का सिक्रेशन करना है। FSH जो है एस्ट्रोजन का करेगा और LH जो है प्रोजेस्टेरॉन का करेगा, और दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, ठीक है। तो जैसे सिक्रेशन बढ़ा तो इससे पहले ही ये दोनों लेवल को अप करेगा। क्यों? क्योंकि ओवल्यूशन कराना है, तो ये लेवल अप करना स्टार्ट किया, अप करेगा और यहाँ से ये लेवल डाउन करा, ठीक है। जैसे ही अप एंड डाउन का सिस्टम स्टार्ट होगा फिर ये अपना आएगा और पहुंचेगा, कहाँ तक पहुंचेगा कि जैसे हम लोग देखेंगे LH और FSH के बारे में, ठीक है। तो LH वाला अपना मूव करते हुए आएगा और इस नेक्स्ट साइकिल की तरफ मूव करेगा, और FSH भी मूव करने के बाद अपना कहाँ जाएगा, नेक्स्ट साइकिल की तरफ मूव करेगा। तो देखिए मिडिल ऑफ द साइकिल में दोनों का लेवल अप हो रहा है, लेकिन आगे का जो काम है वो फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का ग्राफ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना है, कुछ पॉइंट्स है जिसको ध्यान में हम लोग को रखना है। तो ध्यान से देखेंगे पॉइंट्स जो है, स्टेटमेंट्स जो है वो ध्यान से देखेंगे क्या क्या बोला जा रहा है, ठीक है। आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के तरफ, जो मेंस्ट्रुअल फेज है हमारा, ठीक है। ग्राफ आप लोग देखते चलेंगे, ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन बताते चलते हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज में आएंगे तो इट लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 डेज। मेंस्ट्रुअल आप लोग सीधा देखेंगे मेंस्ट्रुअल फेज में, मेंस्ट्रुअल फेज में आते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज कैसे पता चलेगा, मतलब कौन कौन से फेज है। तो मेंस्ट्रुएशन हुआ तो इसी में हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल फेज होगा, दूसरा हम लोग का फॉलिकुलर फेज होगा, और तीसरा ल्यूटियल फेज होगा। तो जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है इसे हम लोग का मेंस्ट्रुअल फेज है मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो स्टार्ट हुआ वो मेंस्ट्रुअल फेज है। तो आप लोग ग्राफ को देखते चलेंगे, ठीक है। इट लास्ट अबाउट 3 to 5 डेज एंड इज मार्क्ड बाय द breaking down of mucous membrane and gland from the lining of uterus endometrium। यानी कि ये कब होगा, इंडोमेट्रियम के कारण ये सारा कुछ होगा, क्योंकि इंडोमेट्रियम ईच एंड एवरी मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है। इंडोमेट्रियम ईच एंड एवरी मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है किस काम के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग दिया है। तो द इपिथेलियल लाइनिंग, इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग होता है उसके ऊपर इपिथेलियल होता है, ठीक है। तो इपिथेलियल टिश्यू होता है। तो the epithelial lining, connective tissue and blood vessel get slashed off from the endometrium and are discharged as a menstruation। उसी को हम लोग बोलते हैं menstruation। तो जैसे ही वो इंडोमेट्रियम प्रिपेयर्ड हुआ तो इंडोमेट्रियम प्रिपेयर्ड हुआ, ठीक है। आपको बताए थे कि ओवरी का जो यूटेरस का पार्ट देखे थे तो सबसे अंदर वाला पार्ट क्या था, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम प्रिपेयर्ड हुआ तो इसका जो वाल बना हुआ था वो इपिथेलियल लाइनिंग का बना हुआ था, साथ में कनेक्टिव टिश्यू था, और इपिथेलियल लाइनिंग, कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स के होने के कारण ये स्लैश्ड ऑफ होता है और फॉर्म करता है, मतलब इंडोमेट्रियम को स्लैश्ड ऑफ करके फ्रॉम द इंडोमेट्रियम एंड आर डिस्चार्ज्ड एज अ मेंस्ट्रुएशन। और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। बट फेज सेकेंड और थर्ड जो है वो ध्यान से देखेंगे। सेकेंड फेज हम लोग का जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर और प्रोलिफेरेट फेज। तो फॉलिकुलर फेज होता है वो 9 to 10 डेज का, नॉर्मली जो है 11 to 17 जो बोला गया, 11 to 17 डेज जो बोला गया, ये बोला गया है ओवल्यूशन का और फर्टिलाइजेशन का टाइम। जैसे इस टाइम में एग का रिलीज होना और इसी टाइम के बीच में स्पर्म से अगर मीटिंग होता है तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, मतलब प्रेगनेंसी अगर हो सकती है। तो फॉलिकुलर फेज में है कि ध्यान से सुनेंगे फॉलिकुलर फेज के लिए, इट लास्ट फ्रॉम अबाउट 9 to 10 डेज फ्रॉम द 5th day to 14 days, दैट इज टिल ओवल्यूशन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 9 से 10 दिन तक ही प्रोलिफरेटिव फेज होता है, और 11 से 17 दिन तक का जो है वो हम लोग का ओवल्यूशन का फेज होता है, यानी कि जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। ल्यूटियल फेज के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो बोल सकते हैं कि इट लास्ट फॉर अबाउट 12 to 14 डेज फ्रॉम द 14 day to 28 डेज, मतलब 12 से 14 भी बोल सकते हैं, लेकिन 14 से 28 तक का जो है वो बोला गया है ल्यूटियल फेज, यानी कि सेक्रेटरी फेज बोला गया है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग देखिएगा इसमें ल्यूटियल फेज में आते हैं तो इसमें इट इज इंड्यूस्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ LH फ्रॉम
एंटेरियर पिट्यूटरी एंड सो इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूटियल फेज, इसीलिए इसको हम लोग ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज दोनों बोलते हैं, ठीक है। LH along with FSH, LH जो है वो FSH के साथ मिलकर स्टिमुलेट ओवल्यूशन, ओवल्यूशन को स्टिमुलेट करता है, दैट इज रिलीज ऑफ द ओवा फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। तो इस पोजीशन पे आया था, किसको रिलीज किया, ओवा को रिलीज किया ग्राफियन फॉलिकल के पास में, ठीक है। ग्राफ को देखते चलेंगे। ओवल्यूशन इज मार्क्ड बाय द हाई कंसंट्रेशन ऑफ बोथ FSH एंड LH। देख रहे हैं कि जिस समय FSH और LH टॉप पिक पे है उसी टाइम में ओवल्यूशन हो रहा है, ठीक है। एंड अकर अराउंड द मिडिल ऑफ द साइकिल 14 डेज, और किस टाइम में अकर कर रहा है, मिडिल ऑफ द साइकिल में कर रहा है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम, अब आते हैं हम लोग ल्यूटियल फेज में, देख ही रहे कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। हम लोग पढ़े थे हार्मोनल सेक्रेशन में कि कॉर्पस ल्यूटियल जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट करता है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर LH वर्क करता है। तो इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन कॉज नंबर ऑफ चेंज इन यूटेरस एंड प्रोजेस्टेरॉन इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम, और इंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए प्रोजेस्टेरॉन का होना एकदम कंपलसरी है। तो प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो इनहिबिट फर्दर मैच्योरेशन ऑफ एनी न्यू फॉलिकल और ओवल्यूशन फ्रॉम द ओवरी। इतना सारा पॉइंट जो आपको बताया गया ये हमारा क्या था, स्टेटमेंट था। तो जहां से हम लोग का स्टार्ट होगा, जिस एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम लोग बोलते हैं मेन आर्क। क्या बोलते हैं, मेन आर्क। और जहां स्टॉप होगा उसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो जहां स्टार्ट होगा हम लोगों का वो होगा मेन आर्क, यानी कि प्यूबर्टी एज जब स्टार्ट हो रहा है तो नॉर्मली 12 to 13 ईयर्स के एज में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और मेनोपॉज 45 to 50 ईयर्स के एज में स्टॉप हो जाएगा, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है फीमेल में उसको मेनोपॉज बोलते हैं, और जिस एज में वो स्टार्ट होता है उसको हम लोग मेनार्क बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। तो ये था हम लोग का स्टेटमेंट जो हम लोग देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक पॉइंट और ध्यान में रखेंगे कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, किसके इन्फ्लुएंस में, प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में देख रहे हैं, द ट्यूबुलर ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, ट्यूबुलर ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, 11th में पढ़ा होगा ट्यूबुलर ग्लैंड के बारे में, म्यूकस सिक्रीट करता है, एंड इंडोमेट्रियम बिकम फ्लूइड फिल्ड एंड ग्लैंडुलर, वो फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा और ग्लैंडुलर टाइप हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन अफेक्ट द मेमरी ग्लैंड ऑल्सो, इसीलिए जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाता है तो मेमरी ग्लैंड के ऊपर किसका इफेक्ट होता है, प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट होता है। क्लियर।